अस्सलामुअलैकुम, मैं सना खैवान। पाकिस्तान ने आज कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है जो कि 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। एक के बाद एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। चाइना के बाद तुर्की ने भी पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि बांग्लादेश भी दूसरी तरफ तैयार है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो फिर बांग्लादेश भी 7 रियासतों पर फौरी हमलावर हो सकता है। इस पर बात करेंगे। सॉरवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। मसूद साहब, थैंक यू सो मच। जबकि एजाज अहमद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, आज अब्दाली का जो तजर्बा किया है हमने, 450 किलोमीटर की रेंज का लैंड टू लैंड जो ज़मीन से ज़मीन का मिसाइल है, इस वॉर टाइम में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया के कितने शहर इस मिसाइल के निशाने पे आ गए? लोग पूछ रहे हैं लाहौर से दिल्ली निशाने पे आ गया, या हम अहमदाबाद हमारे निशाने पे आ गया, रन ऑफ कश से कितने शहर हैं जो अब्दाली से निशाने पर आ गए? बहुत शुक्रिया। देखें सवर्दी साहब, थोड़े से इसका बैकग्राउंड बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली ने जब मुसलमानों पे मजालिम हो रहे थे, मराठे मजालिम कर रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अहमद शाह अब्दाली से कि आके हमारी मदद करे। सो अहमद शाह अब्दाली वो वहां से आए एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई और उसमें ही डिफीटेड मराठों को शिकस्त दी। विश्वास राव थे और उसके दैट्स वाई इसका बैकग्राउंड ये है, इसका नाम अब्दाली रखा गया क्योंकि उन्होंने शिकस्त मराठों को दी थी वहां पे। और दूसरा देखें, इस एक्सरसाइज का नाम रखा इंडस, तो इसका मैसेज भी इंडिया को है, अगर इंडस में कुछ करते हैं तो यही अब्दाली आएगा मिसाइल और वहां पे आके आपको लगेगा। दैट इज वन थिंग। और बाकी रही बात कि ये 450 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन हमारे पास आर्सेनल में वी हैव डिफरेंट वेरिंग रेंज ऑफ वेपन्स। सबसे छोटा जो मिसाइल जिसको कह रहे हैं कि क्रूज मिसाइल जो है वो आपका हमारा नसर है, विच इज 60 to 100 किलोमीटर के रेंज का है। और इसके बाद से वो आगे फिर हमारी ये रेंज बढ़ते जाते हैं और इसके बाद आपका लास्ट में आता है शाहीन। तो शाहीन जो है 2750 किलोमीटर की रेंज है। इसका मतलब ये है कि वटोटाक ऑफ दिल्ली, अहमदाबाद, हम कलकत्ते तक ये स्ट्राइक कर सकते हैं। सो दैट इज द कैपेबिलिटी आपकी मिसाइल फोर्स की है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपके तीनों सर्विसेज जो हैं ये वेपन्स यूज कर सकते हैं। और ये वेपन्स जो है ये मिसाइल से दे कैन कैरी कन्वेंशनल एज वेल एज कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास अबाबील हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें MIRV वाले टेक्नोलॉजी है कि इसमें मल्टीपल टारगेट्स को एक ही मिसाइल से आप वहां से ये एक लॉन्चर से निकल सकते हैं एंड मल्टीपल टारगेट्स को आप हिट कर सकते हैं। सो दैट इज द कैपेबिलिटी। इससे हमने मैसेज भी दिया है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी था, और लेकिन अब भी उनको दिया है कि अभी भी आप जब कुछ पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एनीवेयर इन इंडिया। इसका इम्पैक्ट ये होगा, इट विल हैव डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है। और पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी से वी कैन कैरी आउट पैरालिसिस इंडिया के अंदर। तो दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी। एजाज साहब, UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक नए इजलास की बात हो रही है। एक UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक इजलास में हमने एक करारदाद तो देख ली जिसमें मजम्मत भी आ गई, लेकिन उसमें रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम नहीं था, लेकिन वाकई की मजम्मत आ गई, इदारे यकजहती हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक और इजलास ये पहलगाम पे बुलाया जा सकता है। ये दूसरे इजलास का क्या एजेंडा होगा? सैंक्शंस होंगी, किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करना है? क्योंकि हमने पहले देखा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों से हाफिज सईद वगैरह को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। तो अब इंडिया ऐसे कुछ और नाम चाहता है जो टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। नए इजलास का क्या एजेंडा होगा जब एक इजलास हो गया है? मुझे नहीं इल्म के उसका एजेंडा क्या है, लेकिन ये तो हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मंदूबीन हैं वो पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या एविडेंस है जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद। जी, अगर एविडेंस नहीं है तो दूसरी सैंक्शंस वगैरह क्या किसी पे लगानी है?
वैसे ही वो जो थी उनकी बने हुए अरेंजमेंट्स हैं, 1373 की मॉनिटरिंग टीम है वो आती रही है पाकिस्तान में और बड़ा मुतमईन थी वो पाकिस्तान के इक़दामात से। FATF की टीम्स आती रही हैं, तो पाकिस्तान की तरफ कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान को अलबत्ता जवाबदही करनी होगी कि आपने किस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान है, वहाँ चीन है, दूसरे ममालिक हैं, वो भी उनसे पूछना चाहेंगे कि जनाब आपने इल्ज़ाम, अभी तो आप देखें किसी भी मुल्क में, इवन अमेरिका जस का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ है क्योंकि वो चीन के खिलाफ उनका पार्टनर है, उसने भी जो उस तरह का बयान नहीं दिया कि वो जैसे पाकिस्तान के ऊपर वो भी इल्ज़ाम लगा रहा हो, तो इस दफ़ा है कोई नहीं। और ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए ये एक दफ़ा एक यानी जिसे कहते हैं ना कि रॉन्ग फुट पे आ गया हिंदुस्तान, बगैर सोचे समझे इल्जाम लगा दिया और अब उनको खुद भी समझ नहीं आ रही। आज कितने दिन हो गए, 22 तारीख को हुआ था, आज 3 मई है, तो कोई सबूत सामने नहीं रख सके ना, कोई नहीं है, कोई सबूत नहीं आ रहा। और बेचारे वहां पे भी, मैं ये BBC की रिपोर्ट ही देख रहा था जब आपका फोन आया इस पे, कि वो निहत्ते जो मासूम कश्मीरी हैं जुल्म कर रहे हैं, घर घर गिरा रहे हैं इस शक की बुनियाद पर कि जी आपके घर का कोई लड़का हो सकता है मिलिटेंट। तो इस तरह तो और नफरत बढ़ेगी। पहले ही नफरत बहुत बढ़ गई है कश्मीर में क्योंकि इन्होंने उनकी जो आइडेंटिटी है वो छीन ली है। अब वहाँ पे कोई एक और मैं इंटरव्यू में सुन रहा था कि जो कहीं 47 में पाकिस्तान से उस तरफ आ गए, मकबूजा कश्मीर में आ गए, उनके अब आगे से बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, उनको कह रहे हैं कि अब आप यहाँ के नहीं, आप जाएं यहाँ से, भेज चुके। तो इस तरह के जी अब इस तरह के जब आप जुल्म करेंगे तो नफरत बढ़ेगी मजीद। ये बात इनको समझ नहीं आ रही कि 78 साल से कश्मीरियों ने हिंदुस्तान का कब्जा कबूल नहीं किया है। अब ये पाकिस्तान का जो ये झगड़ा कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर उस मसले से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ढक से इधर कर दिया, क्योंकि ये तो दावा कर रहे थे ना मोदी साहब कि जी मैंने देखे कश्मीर का सारा वो मसला हल कर दिया जो कोई हिंदुस्तानी लीडर नहीं कर सका, मैंने उनकी शनाख्त खत्म कर दी है, मैंने उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी है और मैं दूसरे लोगों को ला के यहाँ आबाद करूंगा तो ये उनकी मुस्लिम अक्सरियत खत्म हो जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी भी खिलाफ हो गए। अच्छा, तो इस वक्त उनके जी अपनी आवाज उनके खिलाफ आके खड़ी हो गई, नो डाउट। आज जब अब्दाली का तजर्बा हुआ है तो इंडिया मीडिया में खबर आई कि भारत ने V-SHORAJ मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दे दिया है विद नाइट विजन और सारा V-SHORAJ। ये मिसाइल्स इन कंपैरिजन टू अब्दाली हैं या ये डिफरेंट मिसाइल्स हैं जो भारत खरीदने जा रहा है V-SHORAJ? ये देखिए एडिशनल अभी मांग रहे हैं कि जो अपनी जो इन्वेंट्री में है, जो ब्राह्मोस है और इसके बाद अग्नि है, त्रिशूल है, अर्जुन है, जो अभी ये यूज कर रहे हैं, ब्राह्मोस पे ज्यादा ये रिलाई करते हैं जबकि अग्नि इंटरकॉन्टिनेंटल है। लेकिन ये बाहर से लेके अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक और लेटर लीक हुआ है जिसमें इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेटर लिखा है कि हमारे पास जहाज भी नहीं है, फलानी भी नहीं, हेलीकॉप्टर भी कम है, तो इनको हमें प्रोवाइड किया जाए। एक और लेटर लीक हुआ है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनके हैं जनरल उपेंद्रा ने चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज को लिखा है कि जी आपने जिस तरीके से पोस्टिंग्स की है और जो हलचल मचाई है विद इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इससे गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, इसको आप सोचें, इसको तो रीलुक करें। तो ये हालात है कि इंडिया में एक अफरा तफरी मची हुई है। जिस तरह आप देखें ना, सुचिंदर कुमार जो कमांडर नॉर्थ है उसके साथ क्या हुआ, एयर मार्शल सुजीत जो थे उस पर यह इल्ज़ाम लगा कि जो 4 राफेल आए थे और वो उनको मॉनिटर कर रहे थे, तो इसके बाद हिस्सेट के पायलट्स की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और जब उनके कम्युनिकेशन जैम हुआ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू अंबाला वो श्रीनगर भाग गए थे। और इसके बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस है, डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस राणा पूरा नाम तो मैं भूल गया, राणा साहब थे, उनको भी वहां से रिमूव करके कमांड उसके चेंज करके निकोबार अंडमान भेज दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एक इंटरनल डीप क्राइसिस है, अनरेस्ट है और इसके बाद डिस्ट्रस्ट है। और देखिए जिस तरह 2 यूनिटें आपस में लड़ी, 185 BSF और 36 लाइट इन्फेंट्री के आपस में फायरिंग हुई, 5 सिख मारे गए। तो इस हालात में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है तो अफरा तफरी का माहौल है, तो इसका मतलब ये है डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जाता है वो नीचे कमांड एंड कंट्रोल में।
तो इन हालात में और फिर आज देखें कि जो कल डैनियल मार्की का इंटरव्यू था विद करण थापर, तो उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान इस तरह की जंगों में नंबर 1 है, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा 2019 में भी पाकिस्तान जीता था, ये इंडियंस भी मानते हैं। और इन्होंने कहा अगर आप कन्वेंशनल वार पे जाएंगे तो चाइना अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और चाइना वाला सवाल मैंने एजाज चौधरी साहब से करना है। जी जी, एजाज चौधरी साहब, अगर हम चाइना को देखें तो चाइना में कोई, एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी नपीतुली गुफ्तगू है, फिर उनके थिंक टैंक्स भी कोई ऐसे थिंक टैंक्स नहीं है जैसे अमेरिका में या हमारे यहाँ शुतर बे मोहार थिंक टैंक्स हैं, वो तो स्टेट ओन्ड थिंक टैंक्स हैं। तो ये जो उनके थिंक टैंक का इंटरव्यू आया है टू इंडियन मीडिया, ये चाइनीज वेल प्लान मूव है मैसेज देने के लिए, या आप उसको उनका पर्सनल वर्जन समझते हैं? मैंने वो मैसेज तो नहीं देखा, बता दीजिए क्या है मैसेज। वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है इंडियन मीडिया को, जिसमें उन्होंने कहा है हम आयरन क्लॉड्स हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करेंगे, और पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो आपस में आयरन ब्रदर्स हैं, और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और खुद मुख्तारी हमारे लिए तो अगर तो वो आप प्रोफेसर गाव ने जो इंटरव्यू जस्ट मैं प्रोफेसर गावल वो कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर गाव समझते हैं कि जो चीन की पॉलिसी के मुताबिक ही बात करते हैं, बड़े मकबूल हैं पूरी दुनिया में, सब समझते हैं कि वो बड़ी तरीके से चीन की पॉलिसी बताते हैं। चीन की तरफ से अभी तक जितने भी सिग्नल्स आए हैं बड़े मुस्बत आए हैं, और पाकिस्तान भी चीन की हमेशा से इज्जत करता रहा है, और चीनियों ने भी पाकिस्तान की इज्जत की है। उनका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि चीनियों का पाकिस्तान के साथ जो इस तरह का बर्ताव है, आयरन ब्रदर्स वाला, मोहब्बत वाला, उसकी बड़ी डिटेरेंस वैल्यू है। क्योंकि हर वो काम जो हिंदुस्तान करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका तोड़ चीन में भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर वो हमारा पानी रोकना चाहते हैं, और अगर वो अपर राइपेरियन है तो फिर वो चीन के आगे लोअर राइपेरियन। तो इस वजह से ये कहीं पे भी ये नहीं कर सकते हैं कि अगर चीन हमारे साथ देता है हमारा, जो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान की तरह उन्होंने कहा है कि आप भी इन्वेस्टिगेशन पहले करें, बाद में कोई आपसे इल्ज़ाम लगाएं। तो चीन और पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ जो दोस्ती है या कॉमन फ्रंट है, हिंदुस्तान उससे काफ़ी खौफजदा है। और हमारा तो कोई ऐसा मकसद तो नहीं है कि जाके कि भारत के ऊपर कोई हमला कर दें, लेकिन अपने दिफा का हमें हक है, और हमने खूब अच्छी तरीके से उनको पैगाम दे दिया है। और ये जो आप मिसाइल्स की भी ब्रिगेडियर साहब से पूछ रहे थे, सिग्नलिंग है बुनियादी तौर पर कि तैयारी है हमारी तरफ से भी। हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से आपको बयानात मैंने देखे नहीं है उस तरह के। पहले तो शुरू में बड़े बोले थे, बाद में कम हो गए, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम जी। लेकिन जो उनकी आवाम है, उनके जज्बात इतने भड़का दिए इन्होंने, नफरतों के अंबार लगा दिए कि अब वो करते हैं इनसे कि आप कुछ करें। इसलिए ये अपने ही प्रोपेगेंडा के हॉस्टेज हो गई है उनकी हुकूमत, कि करें तो भी मुसीबत ना। लेकिन आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कहाँ देखते हैं? अगर मैं डिप्लोमेसी की जंग देखूं तो एजाज चौधरी साहब, भारत को बर्तरी है आज सफारतकारी में, या भारत को पहलगाम पर सफारतकारी में बर्तरी नहीं है? वेयर डू यू असेस? क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत हमसे बहुत मजबूत रहा है हमेशा। तो 370 के वक्त में भी बहुत मजबूत नजर आया, दुनिया उनके साथ आई, OIC का इजलास ना हो सका। आज आपको ये जो पहलगाम के बाद डिप्लोमेसी हुई है, पाकिस्तान ने बात की, इंडिया ने बात की, कौन जीता इसमें? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस दफा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत बेहतर उसका काम रहा। हिंदुस्तान का सबसे नुकसानदेह जो उनके लिए पहलू रहा वो ये था कि उनके पास कोई सबूत नहीं, उन्होंने किसी को पकड़ा नहीं, और बगैर पकड़े इल्ज़ाम लगा दिया, FIR काट दी। तो उसकी वजह से वो अब बैकफुट पे हो गए हैं। अब कहीं पे भी दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, जिसने उनके इस इल्ज़ाम की तायीद की हो कि ये पाकिस्तान से हुआ है। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस दफ़ा हिंदुस्तान बहुत पीछे रह गया है। बयानिए की जंग में अलबत्ता मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी और मेहनत करनी है, क्योंकि वो बार बार जिक्र करते हैं
अपने वो 4-6 जो वाकयात हुए हैं कि ये उड़ी हुआ और पुलवामा हुआ, ये वो ये नहीं देखते कि जो पाकिस्तान के अंदर इतना कुछ हो चुका है और मुसलसल हुआ चला जा रहा है और उसमें हिंदुस्तान के फिंगरप्रिंट्स मौजूद है बाकायदा। और ये जो अब तो उनकी एविडेंस भी दी जा रही है बाकायदा, DGISPN ने भी दी, उससे पहले 2016 से हमारे पास जमा हो रही है। हमें उसको अभी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सेल करना नहीं आया सही। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बयानिए की जंग जो है, जो डिप्लोमेटिक जंग के साथ, सफारती जंग के साथ साथ जुड़ी हुई है, उस पर अभी काम करना है। हमें बहुत मेहनत करनी है, हमारे थिंक टैंक्स को करनी है, रिसर्च करनी है, हमारी सफारतखानों को करनी है, हमारे तमाम लोग जो बाहर जाते हैं उनके पास ये मालूमात होनी चाहिए कि क्या क्या किस किस मकाम पे हिंदुस्तान ने हमारे साथ क्या क्या किया है। आज पाकिस्तान में जो मुझे इत्तेहाद नज़र आ रहा है हमारी सफ़ों में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। अगर पहलगाम से कुछ और मिले ना मिले, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान मुत्तहिद हो गया है और उसके अंदर दोबारा कौमी हरारत, कौमी जज्बा जो है वो जागज़ीम किया है। और तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल मसूद साहब से मैं सवाल करना चाह रही हूँ। एक मिनट मसूद साहब, इस वक्त एक अगवाज बांग्लादेश से हमें नजर आई, उनके एक रिटायर्ड जनरल हैं फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ाई होती है तो बांग्लादेश को भी इस लड़ाई में हिस्सा डालना चाहिए, हमें भी हमला करना चाहिए। कुछ मैंने खबरें सुनी चाइना लद्दाख में मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर रहा है। ये अगर हम दोनों कंबाइन करें तो फिर इंडिया को तो 3 तरफ से मुश्किल आ सकती है। आप देखते हैं या ये विशफुल थिंकिंग है, ऐसा नहीं होगा? मैं आई एग्री विद यू। देखें कि मुज़म्मिल साहब, एक जो आपने कहा कि हिमालय में वॉर स्टार्ट कर दी है चाइना ने, तो वो ऑलरेडी एक इंडिकेशन है, एक मैसेज है इंडिया को, ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली भी दे चुका, फिजिकली भी दे रहे हैं। सेकंड देखिए 4 फ्रंट बनते हैं अभी इनके, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ उन्होंने कहा हम जाएंगे, और चौथे कश्मीरी हैं। आप देखें कि जब जंग होती है या कोई मसला होता है तो आप कश्मीर के अंदर से क्या मूव कर सकेंगे विद दीज अट्रॉसिटी जो आप वहां पे कर रहे हैं, और कश्मीरी तो ऑलरेडी वो मौके की तलाश में है, तो वो आपको ऐसा नहीं करने देंगे। इवन इंडियन पंजाब में वहां पे तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तो सिखों को कहा कि वो न लड़े, और उन्होंने कहा कि वो जो इंफॉर्मेशन देगा इंडियन मूवमेंट या उनके लोकेशंस का, उनको $11 मिलियन में इनाम दूंगा। सो इन हालात में वो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को जिस तरीके से अभी एजाज साहब बात कर रहे थे कि एक बर्तरी चाइना की तरफ से, जिस तरह विक्टर गाव ने बात की है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने बात की है, तो मेरा ख्याल में कि उन्होंने वो हक अदा किया है जो आयन ब्रदर्स की हम बात करते हैं, वो जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप की बात होती है। तो आज चाइना हमारे साथ, तो दैट्स व्हाई वी से कि हमारा फ्यूचर इज टाइड विद चाइना। तो चाइना हमेशा मुश्किल, अभी आपको देखें PL-15 मिसाइल्स दिए हैं जो आपके दोनों जहाज कैरी करते हैं, J-10C में भी लगते हैं और वह J-17 थंडर में भी लगते हैं, और 300 किलोमीटर इनका रेंज है। तो आप देख लें, और सिस्टम तैयार सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट वेपन सिस्टम है। तो चाइना आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। तो मेरा ख्याल है दैट्स वाई इंडिया में जो हलचल मची हुई है, इंटरनल रिफ्ट है, और बेसिकली इट इज बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान एक जो चपकलिश चल रही है, जो डिवीजन है, मेरा ख्याल में बड़ा सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। और लेकिन ये है कि डिस्पाइट ऑल दिस हम ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट अगर दिस इज अ पाथ तो ये डिसेप्शन है, और वो सरप्राइज तो उन्होंने लॉस किया, बट स्टिल दे विल गो विद सम मिसएडवेंचर। एजाज साहब, एक और खबरें इंडिया से बहुत आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान का IMF लोन रुकवा देगा, वर्ल्ड बैंक को कहेगा कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, और वो कह रहे हैं कि जैसे हमने FATF में ग्रेड लिस्ट में डलवा लिया था, अब हम IMF के प्रोग्राम सारे हॉल्ट पे ले आएंगे और पाकिस्तान को ₹1 नहीं लेने देंगे। डू यू थिंक कि इंडिया इस पोजीशन में है कि IMF पे प्रवेल कर लेगा कि पाकिस्तान की लोनिंग बंद कर दी जाए, वर्ल्ड बैंक पे प्रवेल कर लेगा? नहीं कर सकता जी, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहलगाम के बाद से इनका जो बयानिया है वो पिट गया है। और जहाँ तक FATF का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने जो जो काम किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रेगुलेशंस पूरी करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो पाकिस्तान ने अपने मफाद में किया और बहुत अच्छा किया, और उसकी वजह से ही पाकिस्तान ग्रेड लिस्ट से भी बाहर आ गया हुआ है। और वो तो कोई वजह बने तो ही बंदा कर सकते हैं ना, उनके ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा सकता है। पाकिस्तान जो है इस वक्त मजबूत बुनियाद पर, बल्कि मैं समझता हूँ
कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो जो हमने काम किए थे, नॉन स्टेट एक्टर्स, वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो वायलेंस करते हों उनको कंट्रोल करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, यानी टेरर फाइनेंस रोकने के लिए हमने उनको हाईलाइट भी नहीं किया है सही। वो भी मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा उसकी रिसर्च करके जमा करके अपने सफारत खानों को जरिए और अपने मीडिया के जरिए, क्योंकि इस दफ़ा जो मीडिया ने किरदार अदा किया है वो भी कौम के साथ शाना बशाना रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि हमारा मीडिया भी जो है उसने भी पूरी तरह से पाकिस्तान का दिफा किया। तो हमें भी वो सारी रिसर्च चाहिए, मीडिया हाउसेस के अपने भी रिसर्च सेक्शंस हैं, और हमें वो जो काम हमने किए कम अज कम वो तो हाईलाइट हो ना, ताकि वो तो लोगों को पता चले। तो उनकी मौजूदगी में हिंदुस्तान ये इल्जामात लगा के अब नहीं कर सकता है कि जी आप झूठे इल्जाम लगाएं और कहेंगे जी दोबारा फैटफ की लिस्ट में डाल दें या IMF की फंडिंग रोक दें। इतना बड़ा मुल्क है, 240 मिलियन का मुल्क है, इतनी बड़ी मंडी है, ये कैसे होगा कि सारी दुनिया कहेगी। आज पाकिस्तान सियासी तौर पर मुस्तहकम होता और उसकी इक़्तिसाद बेहतर होती तो मैं देखता हूँ कि इनका ये बयानिया भी चलता, इतना भी नहीं चलना था। और एजाज साहब, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी को KP में, बलूचिस्तान में भारत के जरिए से मुसलसल बर्दाश्त करता रहा है। आप अभी कुछ दिन पहले का जाफिर एक्सप्रेस हाईजैक केस आपके सामने मौजूद है, भारत की इन्वॉल्वमेंट उसमें मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, हमारी स्टेट का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, आपको नहीं लगता कि इस इमेच्योर बिहेवियर के बाद जो गवर्नमेंट का है, अपनी ही कांग्रेस पर पाकिस्तान के साथ मिले होने का इल्जाम भी लगा देना, ये भारत को बड़े बुरे तरीके से इस टाइम मुंह की खाना पड़ रही है? जी जी, शुरू में तो उनको एक लिहाज से कामयाबी इस तरह हुई कि इवन कांग्रेस के लीडर भी उनके साथ शरीक हो गए। और आपने वो देखा उस वक्त कि मैं थोड़ा हैरान भी हो गया कि कांग्रेस के सिटिंग MP जो हैं वो कहते हैं, चंडीगढ़ का अखबार द ट्रिब्यून, उसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, अब वक्त आ गया है। तो उस वक्त तो ये, अब जब उनको पता चल रहा है कि इतने 11-12 दिन के बाद भी कोई किसी किस्म का सबूत नहीं मिल रहा, तो मेरा ख्याल एक खसियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है। अब जो है वो इनके पास वो ना, मेरा ख्याल उस तरह का अब इत्तेहाद भी शायद उनके लिए ना उनके पास रहे। जी मुश्किल है, क्योंकि और लेकिन पाकिस्तान को आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। हम देखें इस वक्त जब हम सारे एक ही बात कर रहे हैं तो तासुर ये उभर सकता है कि पता नहीं हम कौन सी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की ऑडियंस को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को भी हकीकत पता चलनी चाहिए, क्योंकि कई बार डिसइंफॉर्मेशन हमारी सफ़ों में भी रखना डाल देती है, लोगों को गलत फहमी पैदा हो जाती है उस डिसइंफॉर्मेशन से। तो इसलिए बार बार ये पैगाम हमारी तरफ से जाना चाहिए कि इस दफा कौम मुत्तहिद भी है और इस दफा हिंदुस्तान का बयानिया पिट चुका है। तो अब हमें पूरी दुनिया के सामने क्लियर है। यस मसूद साहब, एक जो वर्जन हमारे सामने आता है वो ये है, वो कहते हैं कि जी पुलवामा के बाद 12 दिन बाद किया था, अब 20 दिन बाद हो सकता है। इंदिरा गांधी ने 9 महीने स्टैंड ऑफ रख के 9 महीने बाद एक्शन किया था। वाजपेयी साहब ने 1 साल तक फौजों को रखा था। तो ये कोई इतना नहीं है। अगर स्टैंड ऑफ 1 साल भी रहता है और हम ऑन टोज रहते हैं, 3 महीने बाद कार्रवाई कर लें, 6 महीने बाद कर लें, तो पाकिस्तान का तो नुकसान होता रहेगा ना। हम ऑन टोज रहेंगे, जहाज़ों को फ़ज़ा में रखेंगे रोज़, और हम हर वक्त, हमारी उसकी एक कॉस्ट है और पाकिस्तान की मईशत वो कॉस्ट पे नहीं कर सकती। तो इसलिए इनको ऑन टोज रखना भी भारत कहता है कि हमारी तरफ से एक बदला ही है। देखें जी मुजम्मिल साहब, आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। नो डाउट। तो उसके लिए आप हर किस्म की आप कुर्बानी देने को तैयार हैं। और आप देखेंगे आपके साथ जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। और जिस तरीके से चाइना और तुर्किया जिस तरह खुल के उन्होंने आपके साथ खड़े हैं, इसी तरह मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त उम्मा का लीडिंग कंट्री है। और चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम को वो समझते हैं, ही हैज बिकम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लामिक उम्मा। सो इसलिए ये है कि सारी मदद आपको मिलेगी, मसाइल कुछ नहीं होंगे। कौम, जिस तरह एजाज साहब ने कहा कि कौम मुत्तहिद हो चुकी है, 65 वाला माहौल है। तो जब कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ होगी तो इस कौम को, इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकती। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, आपका ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद एग्जैक्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। मोदी हुकूमत को एक के बाद एक मुश्किल का सामना है और बैरूनी प्रेशर तो क्या, अंदरूनी प्रेशर इस वक्त इतना है कि अपनी जो कांग्रेस अपोजिशन जमात है वो इस टाइम बीजेपी के खिलाफ है, मोदी हुकूमत के खिलाफ है, जब बल्कि उनका अपना मीडिया इस टाइम बेनकाब कर रहा है कि जनाब पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद जो मोदी हुकूमत का एजेंडा है वो खुलकर सामने आ चुका। जो बिहार इलेक्शन है उससे रिलेटेड जो सरगर्मियां हैं अचानक से वो शुरू हो चुकी हैं और तेज़ कर दी गई हैं, जबकि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ही बीजेपी ने जो कांग्रेस है उसके अरकान को, उस पार्टी को पाकिस्तान के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके साथ यही नहीं बल्कि भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर जो हिरासत में रखे गए पाकिस्तानी हैं, 56 के करीब ये पाकिस्तानी बताए जाते हैं, उनका फेक एनकाउंटर का भी मंसूबा बना लिया है। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी। मसूद साहब, आप ही से सबसे पहले मैं पूछ लेती हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि भारत जिसने जंग का तिबल बजाया और उसके बाद आज भी बज़िद है कि हर सूरत जंग होगी, टेंशन दोनों ज़ाहिर ममालिक के दरमियान है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अमन ही, पीस ही इस मसले का हल है? जी हाँ, देखें कि ये तो पाकिस्तान भी यही चाहता है, चीफ ने भी पीछे एक बात की है, खित्ते में अमन चाहते हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ देखें, क्लैरिटी के साथ ये मैसेज दिया गया है, अगर आप कोई मिस एडवेंचर करते हैं या मुहिम जोई करते हैं तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। देखें कि हमने तो बड़ा सिंपल से कहा है, भाई एक इन्वेस्टिगेशन करा लो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स आए तो उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, इंडिया वाले तो ना करें। पीछे भी उन्होंने फ्रॉड किया था, जब ये पठानकोट वाला वाकया हुआ तो हमारे भी उस वक्त भी लोग गए हुए थे, लेकिन दे डिड नॉट कोऑपरेट विद देम, सो दे हैव द हिस्ट्री। तो इसलिए यही है कि बराबरी की बात होगी और इस पे कोई कंप्रोमाइज। अब इंडिया के लिए मसाइल ये है कि दे नीड ए फेस सेविंग है। अब यही जेडी वैंस के बातचीत से भी अंदाजा यही हुआ है, लेकिन हम उस फेस सेविंग के चक्कर में वो आगे कुछ करते हैं, कोई स्ट्राइक करते हैं तो हम तो इस तरह इग्नोर नहीं करेंगे ना। तो इसका डबल किस्म का इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वो हमारे पास हमारी मिलिट्री लीडरशिप में क्लैरिटी है, तो इंडिया को बताया वाज़ेह तौर पे, ये आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। एक के बदले दो। अब ये कह रहे हैं कि देखें कारगिल में 3 महीने लड़ाई चली, वो कहते हैं कि 3 माह लड़ाई चली और कन्वेंशनल वॉर ही जो हुई, कोई न्यूक्लियर कोई मिसाइल्स की जंग नहीं हुई और कन्वेंशनल वॉर ही हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, हालांकि दोनों मुल्क एटमी ताकत थे। तो मैंने कुछ भारतीय एनालिस्ट का सुना है, वो कह रहे हैं कि ये ब्लफ है, होगी कन्वेंशनल वॉर ही, मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स और ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी, ये कारगिल में भी इस्तेमाल नहीं हुई थी और 3 माह तक कन्वेंशनल जंग लड़ेगी। आप इस बात को मानते हैं? ये कारगिल में हमने तो अपने फोर्स ही यूज नहीं की थी, एयरफोर्स यूज नहीं की थी, अब सिर्फ हमारे पे ग्राउंड ट्रूप्स थे ना, उसका सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। तो यहाँ पे अभी वो हालात नहीं है। और देखें, कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते हैं। ये आपको देखें, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का आपने इंटरव्यू नहीं देखा कि उसमें उन्होंने क्या कहा कि हमें इंडिया पाकिस्तान का एज है हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी, और उसके साथ अब तो चाइना के साथ आप जब मिल जाए तो आपका ख्याल में वो पहले पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकता है, तो अगर चाइना लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में मूवमेंट शो करेगा तो इनका फिर क्या होगा। रियल टाइम इंटेलिजेंस हमारी भी कैपेबिलिटी है, चाइना भी हमें देगा। और फिर देखिए कि न्यूक्लियर वार को तो बंदा सोच भी नहीं सकता। अभी एक मैं स्टडी कहीं पढ़ रहा था कि वो कहते हैं अगर पाकिस्तान इंडिया में न्यूक्लियर वार होती है तो ऑलमोस्ट वो ये कहते हैं कि जो स्मोक होगा, स्मोक विल कवर इंटायर वर्ल्ड इन 2 वीक्स, और जो स्मोक के जो ऊपर जाएगा 15 से 50 किलोमीटर ऊपर जाएगा, तो आपके कभी कहते हैं बारिश नहीं होगी, तो इससे वो कहते हैं स्टारवेशन होगी, 1 से 2 अरब लोग इस तरह मर जाएंगे। सो वो वाला कंसेप्ट है, जब आपकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है तो उस पर आप जाएंगे। कन्वेंशनल ये लड़ नहीं सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये लिखा, जो एक स्टडी की गई इंडियन पार्लियामानी कमेटी ने, उन्होंने कहा कि हमारे 68% जो वेपन्स इक्विपमेंट जो भी है वो विंटेज है, 24% का गुजारा के काबिल है और 8% दे सेड इट इज स्टेट ऑफ आर्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो although numerically they are superior as compared to us, लेकिन लोग ये कहते हैं हम we enjoy parity at places में हम सुपीरियर है एज कम्पेयर टू देम। हमारी एयरफोर्स ही देख लें, बाकी चीजें भी देख लें। सो वो कन्वेंशनल पे कभी हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हम तो ये भी नहीं चाहते हैं कि उसकी ये भी जरूरत हो कि आगे कहीं इंकर्जन करे, कश्मीर में कुछ करे।
या गिलगित बल्तिस्तान में कुछ करता है या कोई, तो मिसाइल तो मुश्किल है कि उसमें दैट इज द लास्ट ऑप्शन। सर्जिकल स्ट्राइक्स की हम बात करते हैं तो हो सकता है कि कोई ग्राउंड एक्टिविटी शो कर दे, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वगैरह यूज कर दे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या एयर स्ट्राइक्स वगैरह कहीं पे हो, तो वरना बाकी इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और पाकिस्तान के दे अंडरस्टैंड, देखें उनके पास जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, उनके जनरल ऑफिसर्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है। अगर वो आजाद कश्मीर में कुछ करते हैं, वी हैव द कैपेबिलिटी, हम इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में घुस जाएंगे। सो उनको पता है वो क्या कर सकते हैं। दैट्स वाई वो कुछ चाहते हैं कि आपस में कुछ ऐसा मसला हो कि बस कोई फेस सेविंग इनकी हो जाए, या इंटरनेशनल कम्युनिटी आके बैठ जाए कोई, ताकि मोदी साहब को फेस सेविंग मिल सके, वरना तो उनके लिए अपनी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। जनरल अब्दुल कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल अब्दुल कयूम साहब अब एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। ये इस वक्त जब जंग का माहौल है और वॉर एक्सरसाइजेज भी जारी हैं और हम बॉर्डर्स पर मूवमेंट भी देख रहे हैं, तो ये एक्स सर्विसमैन का क्या इस वक्त मूड और माहौल है? देखिए, एक्स सर्विसमैन का माहौल वही है जो पूरी कौम का है, और अल्लाह के करम से आपके 24-25 करोड़ पूरी नेशन आपकी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और अफवाज पाकिस्तान जो है वो कौम की उमंगों के ऊपर ही बेस करके आगे आते हैं, तो अल्लाह का ये करम है। बट ये बात ठीक है जो ब्रिगेडियर मसूद भी कह रहे हैं ना कि ये देयर इज नो क्वेश्चन कि ये ऑल आउट वार की तरफ जाएं, उनको पता है इसकी इम्प्लीकेशन, दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। और ये जो इसका फॉल आउट है ये रीजनल नहीं है, ये ग्लोबल होगा, और दुनिया को भी ये पता है। और अगर वो पंगा इस तरह के लेते हैं, इनिशिएट कहीं करते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सलामती के ऊपर ऐसा हमला करना की कोशिश करते हैं कि जहां आप कोई बड़ा चंक लेके तो पाकिस्तान को, जैसे वो कहते हैं ना, उनको डिसइंटीग्रेट कर दें, या आप सी लाइंस को ब्लॉक करके तो नीचे को नेवल ब्लॉकेज की कोशिश करते हैं, या आप ये पानी वाला मसला है आपका, या आप डीप स्ट्राइक करते हैं किसी वजह से, तो आई थिंक यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, बिकॉज देन पाकिस्तान विल हैव टू रिएक्ट बैक। आपकी अपनी एरिया के अंदर वो आएंगे तो आपके पास हर चीज है जिसके लिए आप उनको डील कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इसीलिए हैं, दे आर नॉट कि हम इंडिया की सरजमीन पे जाके किसी को यूज करना। अगर हमारी सरजमीन के अंदर कोई घुसेगा और वो पाकिस्तान को टुकड़े करने की ख्वाहिश रखता हो, तो ये ऐसे बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि देखिए, इंडिया अभी तक कोई सबूत नहीं दे सका। अभी वो माहौल नहीं है जो पहले ये इल्जाम लगा के यकतरफा तौर पे आगे चल पड़ते थे। अभी तो जब पाकिस्तान ने जोरदार तरीके से कहा कि हम रेडी हैं आपके साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, आप सबूत भी दे, आपका विद इन इंडिया डिफरेंट व्यूज हैं जो सामने आ रहे हैं। सिख जो है वो आपको वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी अपनी आर्मी की लीडरशिप के अंदर एक हिजान है, वो समझते हैं कि ये गलत है, आप बहुत से लोगों को किसी को इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो। तो मसला ये अपने गिरबान में देखें, आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, मणिपुर में आप क्रिश्चियंस के साथ क्या कर रहे हैं, आसाम में क्या हो रहा है, मिजोरम के साथ क्या है, खालिस्तान को, और फिर पाकिस्तान को भी आप कोई अपॉर्चुनिटी बेशर्मी के साथ, आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हमने अंदर जाके 20 बंदे इनके मारे, और फिर ये वेस्टर्न बॉर्डर से जो कुछ आप कर रहे हैं मैरॉन बेस के ऊपर और आप कॉमरा बेस के ऊपर जो हमले हुए हैं, वो क्या ख्याल है कि ये जो अपने रिलीजियस रेडिकल्स का काम है कि उनको पता हो मैरान ये P3C ओरियन क्या होता है या वैक्स जहाज क्या होता है। आप कितना मतलब जब ये नेटो इधर नेटो वाले थे तो 12 कौंसल खाने थे जो वो जासूस खाने बने हुए थे जलालाबाद से लेके नीचे कंधार तक। तो आप तो अभी एक्सपोज हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी का अभी दिस टाइम जो है ना ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू वेज अ वॉर, एंड द मोमेंट ही टेक सम रिस्क then फिर obviously it is ball in Pakistan's court and they will retaliate। तो ये उनके फायदे में नहीं होगा। देखो सब कॉन्टिनेंट में मुजम्मल भाई इंडिया ने आर्म रेस शुरू की। पहला बात तो ये है कश्मीर पे कब्जा किया, एक टेंशन क्रिएट कर दी। नंबर 2 फिर आप इन्होंने कहा हम न्यूक्लियर बन गए हैं, तो हम तो अभी देखते हैं पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनना पड़ा, हम मिसाइल लगा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को मिसाइल करने पड़े आपको। फिर आपने कहा जी ऐसा जहाज लेके आओ जो पाकिस्तान की तबाही बिल्कुल एयर स्पेस को डोमिनेट करे।
आप वो राफेल का लेके आगे $9 बिलियन के 36 जहाज, अभी उसका वो कह रहे जी PL-15 इधर है जो कि J-20 का ओरिजिनल पीसेस हैं और ये किसी के पास और नहीं है, सिर्फ चाइनीज आर्मी के पास है J-20 स्टेल्थ जहाजों के वो, और तकरीबन 300 किलोमीटर पे बियॉन्ड विजुअल रेंज वो खड़का रख देंगे अगर राइफल अगर अंदर आने की कोशिश करे या अटैक के मोड में भी होगा। तो मेरे ख्याल में ये तबाही है और इसका मुतामल ना इंडिया हो सकता है, ना पाकिस्तान हो सकता है, ना साउथ एशिया हो सकता है। आपके अपनी गोद में बहुत से मसाइल हैं जिनको आप हल करें। पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल इसी टेम्पो के साथ बैनुल अक़वामी बिरादरी को अवेयर करें और ये जो यहाँ एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया है, बाहर भी एडवाइस भेजे, हाई कमिश्नर एम्बेसडर्स जाके पूरा एक्सप्लेन करें कि मसलन कश्मीर के अंदर ये पैलेट गन फायर करते रहे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी ये इजराइल और ये दोनों धज्जियां उड़े रहे और इनकी कभी जरूरत ना हो अगर इनके पीछे अमेरिका ना हो। तो मेरे ख्याल में ये ट्रायंगल जो है जिसने सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दे शुड रिकंसिडर कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई तूफान आएगा तो उसकी उस भाव में सारे फिर चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बैकडोर डिप्लोमेसी प्लस आपस में बैठ के बात करना प्लस यूनाइटेड नेशन को भी सिक्योरिटी काउंसिल में भी शायद ये बात टेक अप करने वाली है। तो मेरे ख्याल में इस मसले को हल करना ही इंडिया को चाहिए कि अगर आप इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहते हैं तो आप इसको हल करें। मसूद साहब, कोई तीसरा मुल्क जो दोनों मुल्कों को इकट्ठा बिठा सके? हमने देखा सऊदी अरब ने यूक्रेन और रशिया के दरमियान कोशिश की, फिर हमने उधर इसराइल और हमास के दरमियान भी देखा, अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान हमने ओमान में देखा, मस्कत में। आपको कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है कोई ऐसा तीसरा मुल्क जहां पाकिस्तान और भारत के दोनों के कोई नुमाइंदे या वज़रा या अस्करी अफसरान आपस में मिल सकें? पहले कहते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल का सीज़ फायर है वो दुबई में निगोशिएट हुआ था। आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? जी हाँ, देखिए सोवर्दी साहब, सऊदीज कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल सऊदी अरब के, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट है, अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरह यूएई के बहुत इन्फ्लुएंस है, ताल्लुकात है, एंड ऑफ कोर्स अमेरिकन कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर वहाँ से प्रेसिडेंट ट्रम्प की अभी तरफ से कोई स्टेटमेंट, खास अभी इनिशियल स्टेटमेंट के बाद नहीं आई है, तो वो आ जाए तो बातचीत हो सकती है। इवन विजिट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर हो तो इस तरह की चीज़ें सेटल हो सकती हैं। नहीं, पर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या इंडियंस, क्योंकि मुझे याद है जब पाकिस्तान ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सालसी करें तो इंडिया ने इनकार कर दिया था कि हमें ट्रंप की सालसी नहीं कबूल है। अब इंडिया इस मूड में होगा कि किसी तीसरे मुल्क से सालसी करा ले? जी जी बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि वो दरमियान में देखे ना, वो बैकडोर बातचीत वो होगी, आपस में बिठाएंगे, तो वो तो पब्लिक ओपिनियन के सामने तो ऐसा कहते हैं कि थर्ड पार्टी ना हो, लेकिन अंदर से तो वो भी तैयार होंगे, फेस सेविंग चाहिए। तो इन हालात में मेरे ख्याल में थर्ड पार्टी की पॉसिबिलिटी है, जिस पर जनरल साहब ने कहा बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो सकती है। नहीं, बैक चैनल डिप्लोमेसी तो हमारे पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायरेक्ट भी होती रही है ना? जी हाँ, हो सकती है, और जी हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मतलब आपको लगता है कि कोई इस वक्त भारत हमारे साथ मेज पर बैठने के मूड में है, या मोदी अफोर्ड ही नहीं करता पाकिस्तान के साथ मेज पर बैठना है, इसलिए वो वॉर हिस्टेरिया को बरकरार रखेगा, चाहे 4-6 माह बरकरार रखे? देखिए, मोदी की सारी सियासत वो गुजरात के अंदर थी या मरकज में है, ये पाकिस्तान हेट्रेड और जो मुस्लिम बैशिंग, वो अपने गुजरात में इतने लोगों को शहीद करके, मुसलमानों को जिंदा जला के, बुचर ऑफ गुजरात इसको कहते हैं, और इसके वीजे पे पाबंदी थी, यानी अमेरिका नहीं दे रहा था। और यहाँ वो जो रेडिकल हिंदूज हैं उन्होंने उनके वोटों के साथ बीजेपी और फिर ये आरएसएस के घोड़े पे बैठ के हिंदुत्व की पॉलिसी को अपनाया, तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। तो अभी मेरे ख्याल में अगर कोई भी जी होश एक स्टेट्समैन हो तो वो कभी भी यहाँ इस ब्रिम पे दो मुल्कों को जो न्यूक्लियर ताकतें हैं उनको नहीं लेके आएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में उसके ज़हन पे तो घोड़ा सवार है और उसके अंदर वही एक नफरत है। वो तो कहता है ये इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करो, ये पाकिस्तान बिल्कुल नीचे लग जाए, ये चाइना के साथ इसके ये सीपैक भी खत्म हो, प्लस ये न्यूक्लियराइज इसको वेस्ट से कर दें, अंदर से तोड़ें। दैट इज वाई जो 5th जनरेशन ये जो आपकी हाइब्रिड वार इन्हें शुरू किया है, साइबर अटैक्स वो कर रहे हैं,
हमारी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन के लिए FATF के तक ये गए और पूरा जोर लगाया और उसका अनाउंस भी किया कि हम इनको नहीं निकलने देंगे। अभी IMF की तरफ जा रहे। इसी तरह ये दहशतगर्दी सारी जितनी वेस्ट से हो रही है उसके पीछे भी ये इंडियन है। जो BLA में होता है, आप देखिए BLA में एक BLA का वो लीडर है, उसका असलम नाम अच्छू उसका तखलत, वो जख्मी हुआ और कंधार उनकी बेस होती थी 2021 से पहले। वहां गया तो वहां से फिर उसको फ्लाई करके बॉम्बे या दिल्ली के किसी अस्पताल में जाकर उसका इलाज हुआ और वो वापस हुआ। कल भी DGHPR उसका फोटो भी दिखा रहे थे और पूरी यानी बहुत सी चीजें उन्होंने दिखाई हैं और बहुत सी नहीं दिखाई। मतलब इट इज टिप ऑफ आइसबर्ग बिकॉज दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स और वो जेपोडाइज भी हो सकती है। लेकिन दुनिया को अभी पता है, अभी जो नहीं करना चाहते ना उन्होंने तो मैं ना मानू वाली बात है ना कि अभी इजराइल तो कभी भी नहीं कहेगा कि इंडिया एट फॉल्ट है। जब कोई इंटेंशन होती है तो इजरायली सिग्नेचर्स आपको श्रीनगर में और कश्मीर में नजर आते हैं बिकॉज दे वांट कि वो हमेशा, जब नेतन्याहू से किसी ने पूछा कि पाकिस्तान और आपका बड़ा दुश्मन कौन है तो उसने कहा ईरान और नंबर 2 पाकिस्तान है। और मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर 1 उनको ज़हन में पाकिस्तान है बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पाकिस्तान। और जब हमारा कोई जो हमने मिसाइल टेस्ट करें लॉन्ग रेंज ये वो तो शोर मचता है उधर और यहूदी अमेरिका के अंदर वो प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं अब अमेरिका भी ज़द में आ गया है। हालांकि देयर इज नो क्वेश्चन कि अमेरिका की तरफ हमारा कोई मिसाइल जा भी सकता है या हम इतने बिल्कुल पागलपन का है कि आप एक सुसाइडल तरीके से वो करेंगे। ये इजराइल की अपनी वरीज है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर से ही सेन एलिमेंट्स उसको कंट्रोल करने। जब इंडिया और रशिया के बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं, अब पाकिस्तान ने भी रशिया के साथ इन रोड्स बनाई हैं। मौजूदा तनाज़े में अभी तक आप रूस का क्या किरदार देखते हैं? हमने चीन भी देखा है, अमेरिका भी देखा है, यूरोपियन यूनियन भी देखा है, रूस को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं मुज़म्मिल आपने, यानी मैं तो ये कहता हूँ इवन चाइना, देखो चाइना डजंट डू वॉर मोंगरिंग। चाइना ने उनके साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट बैठ के ठीक है थैंक यू। टाइम एक्चुअली बहुत शॉर्ट है सर, बहुत शुक्रिया हो गया। अब्दुल करीम साहब, मसूद साहब, मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।